नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के दूसरे वीडियो का डिस्कशन करेंगे। और जो पहला जो थ्योरी वाला वीडियो है वो बहुत पहले बना हुआ था और उसके बाद प्रॉब्लम हम लोग इंटीग्रेशन वगैरह में उलझ गए और भी बहुत सारा चीज़ के कारण डिले हुआ। तो अभी हम लोग उसी थ्योरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थ्योरी हो चुका है, हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। बस थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। और हमारा बुक जो है वही स्टैंडर्ड बुक है, हमारा जो है वो जी.एन. बर्मन है। तो हम लोग जी.एन. बर्मन के साथ ही चलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन जो है इसके थ्योरी में तो हम लोग देख ही चुके हैं। डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या मेज़र करता है कि कोई जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसका किसी दूसरे वेरिएबल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में उसका रेट ऑफ चेंज मेज़र करता है। तो मेन चीज़ यही है। इसको हम लोग कई जगह पे देखते भी हैं। एक बहुत फेमस फार्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, F = ma। ये बेसिकली डिफरेंशिएशन से ही डिराइव फार्मूला है कि इसमें मास को कांस्टेंट माना जाता है और जब मास वेरिएबल रहेगा तो उस केस में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। उसका बेस्ट एग्जांपल है रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस में जब रॉकेट ऑर्बिट में भेजा जाता है तो उस केस में क्या होता है कि रॉकेट का जो वेट होता है वो उसका एक लार्ज प्रोपोर्शन जो है उसमें जो फ्यूल डाला रहता है उसका प्रोपोर्शन रहता है। और रॉकेट जब बर्न होता है और ऊपर जाता है तो उसका फ्यूल बहुत तेज़ी से बर्न होता है। और जब फ्यूल बर्न होता है तो उस ओवरऑल मास जो होता है रॉकेट इंजन प्लस फ्यूल का जो मास है वो बहुत तेज़ी से घटता है। तो उस केस में जो है F = ma वैलिड नहीं होता है। उस केस में हम लोग इसको लिखते हैं dmv, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और उसको हम लोग लिखते हैं mdv dt प्लस vdm dt। जिस समय ये मास कांस्टेंट रहेगा उस समय ये पार्ट 0 हो जाता है और हमको F = ma मिल जाता है। इसमें हम ज़्यादा नहीं घुसेंगे। तो डिफरेंशिएशन का रियल लाइफ में बहुत यूज़ है। एक एग्जांपल हम रॉकेट साइंस का बता दिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ डिस्क्लेमर है। सबसे पहली बात कि 66 से लेके 666 तक 200 प्रॉब्लम हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। 666 के बाद भी कुछ प्रॉब्लम है मिसलेनियस का, लेकिन जो हम 466 से 666 के बीच जो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसी में से किसी टाइप का प्रॉब्लम वो होगा। वो थोड़ा मिक्स टाइप का प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इतने प्रॉब्लम में हम लोग लगभग सारे टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन देख लेंगे। तो अगर हम इतना भी कर लें तो मेरे लिए या हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। और हम किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को डिफरेंशिएशन को हम इसको इस प्रॉब्लम के थ्रू कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो जी.एन. बर्मन है वो डिफाइन कर दिया है कि x, y, z या z, t, u, v और s, इन सारे को हम लोग इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना गया है जी.एन. बर्मन में। और कांस्टेंट माना गया है a, b, c, d, m, n, p, q। इन सबको कांस्टेंट माना गया है। अगेन हम क्या बोले, माना गया है नहीं। तो जब तक ये डिफाइन कर दिया कि ऐसा है तो हम लोग उसके जैसे इसको ट्रीट करेंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि दूसरे सिचुएशन में अलग क्वांटिटी हमारा जो है वो वेरिएबल हो और दूसरा क्वांटिटी हो जो कांस्टेंट हो। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे अपने क्वांटिटी को डिफाइन करें हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करेगा। हम लोग चूंकि इसमें जी.एन. बर्मन को फॉलो कर रहे हैं तो जी.एन. बर्मन जो टर्मिनोलॉजी दिया हुआ है कि इस सारे को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानेंगे और इन सारे को हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले इसमें जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो बेसिकली 2 ही फॉर्मूला से चल रहा है। एक फॉर्मूला है हमारा dx⁴n dx। अगर कोई फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन कोई है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो n आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में और x⁴n-1। तो एक फॉर्मूला जो रहेगा हमारा ये मेनली रहेगा। और दूसरा रहेगा कि अगर कोई c कांस्टेंट है और ये कोई c अगर कोई फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है और मान लेते हैं x² dx, तो ये c बाहर आ जाएगा और ये x² dx फिर हम बाकी का फंक्शन का करेंगे। मतलब ये कि 2-3 चीज़ का किया हुआ है यूज इसमें।
एक x टू दी पावर n वाले फॉर्मूले का, दूसरा c और मल्टीप्लाइड विथ सम फंक्शन, उसमें क्या होता है, कांस्टेंट बाहर चला आता है, बाकी चीज़ का डिफरेंशिएशन होगा। और तीसरा जो हमारा d ऑफ dx जो होता है वो एक ऑपरेटर है जो लीनियर ऑपरेटर है। लीनियर ऑपरेटर का मतलब हुआ कि अगर कोई फंक्शन है f है, fx है प्लस gx अगर है, और इसको अगर हम इसमें अगर ये ऑपरेटर यूज करें तो ये एकदम जो अंदर का फंक्शन रहेगा एज इट इज आ जाएगा, प्लस d ऑफ dx ये आ जाएगा gx। तो लीनियर ऑपरेटर का मतलब हुआ कि जैसा हमको लिखा गया है उसी के जैसा ये ऑपरेटर में लग जाएगा। और ये तीन चीज़ मिला के हमारा सारा जो इस वीडियो लेक्चर का सारा प्रॉब्लम इसमें आ जाएगा। तो हम लोग इसी को बेसिस बना के आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा है y इज इक्वल टू 3x² माइनस 5x प्लस 1। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालना हो हम लिख सकते हैं कि टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड। तो हम लिख सकते हैं कि टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड। अच्छा, एक चीज अंडरस्टूड है कि जो मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा हम डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में लेंगे। जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में हम जो है y का डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो dy dx अगर करेंगे तो ये हो जाएगा d, और पहले लिखेंगे क्या, 3x² माइनस 5x प्लस 1, और ये हो जाएगा dx। चूंकि d ऑफ dx जो है वो लीनियर ऑपरेटर है तो इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² dx माइनस d ऑफ 5x dx। जो रहेगा इसको या तो आप बाहर माइनस निकाल के कर सकते थे या यहाँ प्लस लिख के यहाँ पे माइनस ले सकते थे। अल्टीमेटली वो कांस्टेंट के साथ निगेटिव टर्म बाहर आएगा तो वो ऐसे ही आएगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं, प्लस d ऑफ 1 dx। अब देखिए हमारा काम कितना आसान हो गया। इसको जब लिखेंगे तो इसमें 3 बाहर आ जाएगा, dx² dx प्लस इसमें अगर लेंगे तो फिर इसी में पहले से माइनस है तो हम लोग माइनस लगाएंगे और 5 बाहर आ जाएगा, dx प्लस, अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी x भले ही चेंज हो जाए 1 तो हमेशा 1 रहेगा, तो 1 में तो कोई चेंज आया नहीं तो उसका डेरिवेटिव जो होगा वो 0 होगा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं तो इसमें लिखेंगे वही हमारा x टू दी पावर n जो का डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है वही लगेगा। यहाँ पे n के जगह पे 2 है तो हम लिखेंगे 2 इंटू x का पावर 2 माइनस 1 माइनस 5, और x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले में भी डालें तो n का वैल्यू जब आप 1 डालिएगा तो ये 1 हो जाएगा और x टू दी पावर 1 माइनस 1 यानी 0 यानी 1, कुल मिला के 1 आ जाएगा सिंपली। और बाद वाला टर्म 0 है तो उसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 और x का पावर 2 माइनस 1 यानी x और माइनस 5। ये हमारा हो गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हम इसमें इसी तीनों चीज़ का यूज़ करें कि लीनियर ऑपरेटर है, x टू दी पावर n का फॉर्मूला, और कांस्टेंट के साथ किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। जब उस ऑपरेटर को अप्लाई करेंगे तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो ऑपरेटर के बाहर आ जाएगा। ये भले ही सुनने में बहुत आसान लगता हो लेकिन बहुत सारे सिचुएशन में ये बहुत ही मतलब काम को आसान कर देता है। और ख़ासकर जब हम किसी बड़े फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे उस केस में हमको ये पता होना, या इनफैक्ट कुछ फॉर्मूला है जिसमें मल्टीपल दो फंक्शन का प्रोडक्ट का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो उस केस में भी हम लोग को इसका यूज़ पड़ता है। तो बहुत ही काम का ये तीनों चीज़ है। अब इससे हम, ये एकदम पहला क्वेश्चन है और बहुत बेसिक है, हम धीरे धीरे इस आगे बढ़ेंगे और प्रॉब्लम का लेवल खुद इम्प्रूव होते जाएगा। y इज इक्वल टू x4 प्लस, अगेन यही तीनों चीज़ लगेगा, डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x। जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, हो सकता है x के बदले फंक्शन हमारा किसी दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हो तो हम उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, dy dx और d ऑफ dx, और अंदर में क्या है x4 है
-1/3x³ है प्लस 2.5x² है और -0.3x है प्लस 0.1। ठीक है, अब चूंकि ऑपरेटर हमारा लीनियर है तो इसको हम अलग कर सकते हैं। d ऑफ dx x⁴ माइनस d ऑफ dx 1/3x³ माइनस को हम पहले ही बाहर ले लिए हैं प्लस d ऑफ dx 2.5x² माइनस को बाहर ले लिए हैं d ऑफ dx 0.3x प्लस d ऑफ dx और 0.1। अब ये चूंकि कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव है तो हमेशा 0 होता है। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 n के जगह पे n इंटू n-1 x⁴ है तो 4 इंटू x⁴ या हम डायरेक्ट 3 भी लिख सकते हैं माइनस। अब इसमें क्या करेंगे, कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर निकाल लेते हैं। अब x इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं एक बार और dx³ dx प्लस d ऑफ dx जब लिखेंगे तो 2.5 बाहर आ जाएगा और इसमें आ जाएगा d ऑफ x² dx माइनस इसमें भी आ जाएगा 0.3 बाहर आ जाएगा dx 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 1 ही हो जाएगा, फॉर्मूला पे भी वही आएगा। ये 0 है तो इसको छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया 4x³ माइनस 1/3। अब अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ आ जाएगा n यानी कि 3 और x⁴ - 1 यानी कि 2 प्लस 2.5 और x² है तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू 2। अच्छा, डेसिमल ये है और ये तो इसमें कंफ्यूजन होगा तो इसलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐसे रखेंगे जैसे हम यहाँ पे डॉट लिखे हैं, लेकिन चूंकि 2.5 है तो एक डेसिमल पहले से है। अगर हम फिर से मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट को यूज़ करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा और ये कॉमन सेंस है, इसमें किसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं थी, हम जस्ट बता दिए, अलग बात है। तो ये हो गया और x⁴ 2 - 1 तो x माइनस 0.3 और dx जो dx है वो मिलके 1 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया 4x³ अच्छा ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो माइनस x² और ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा प्लस 5x और ये हो जाएगा माइनस 0.3। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। बहुत ही सिंपल, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है क्वाड्रेटिक का वही है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, चूंकि अभी x में ही है तो क्या आ जाएगा dy dx इज इक्वल टू d ऑफ dx और इधर आ जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा d ऑफ dx और लीनियर ऑपरेटर है तो आ जाएगा ax² प्लस d ऑफ dx bx प्लस डी, ये आ जाएगा c और ये आ जाएगा dx। इसमें a को बाहर लेंगे dx² dx प्लस b बाहर लेंगे dx dx। ठीक है, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसका डेरिवेटिव जो है वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा a और इस स्क्वायर वाला टर्म से n x² है तो n का पावर यहाँ 2 हो गया तो n इंटू x⁴n-1 यानी कि x⁴ 2 - 1 यानी कि x प्लस b और dx dx का हमको पता है 1 होता है तो ये हो गया 2ax प्लस b, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, हम लोग इंटीग्रेशन देखें हैं वो बस उसका उल्टा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। दिखने में ये बहुत डरावना लग रहा होगा लेकिन डरावना मगर ऐसा कुछ है नहीं, बहुत इजी है। हम लिखेंगे क्या
डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x से डिफ्रेंशिएट करने पे dy dx इज इक्वल टू, अच्छा ये दिखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है, तो हम लोग बचपन में जो सीखे हैं क्यूब रूट ऑफ x जो होता है उसको अगर हम पावर के फॉर्म में लिखें तो x का पावर 1/3, जैसे ही ये लिखेंगे तो ये हमारा उस फॉर्म में फिट हो जाएगा। d का पावर x टू दी पावर n dx जो होगा वो होगा n इंटू एक्स टू दी पावर n-1, बस इसी को हम लोग यूज करेंगे फिर से। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे dx टू दी पावर 1/3 dx। अब कोई बोलेगा कि अगले वाले टर्म को भी ऐसे लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, क्यों लिखेंगे भाई साहब? आप एक सिंपल सा चीज बताइए, हमको पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है, और 2 का पावर 1/3 हो या 1 हो या कुछ भी हो, वो तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो उसका डेरिवेटिव जो है वो इनएविटेबली जो है वो हमेशा 0 ही आएगा। तो ये टर्म भाई साहब हमारा 0 हो गया। अगर 0 हो रहा है तो हम पावर लिख के अपना मेहनत क्यों उस पर खर्च करें, हम उस पर नहीं करेंगे कुछ। तो अब इसका करेंगे तो हो जाएगा 1/3, n बाहर ले लिए और x टू दी पावर n-1। देखिए इंटीग्रल क्वांटिटी था तो हम डायरेक्ट घटा दिए और कोई गलत नहीं है, वहाँ पे भी हम चाहते तो लिख भी देते, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना है। भले ही आपको पहले से पता क्यों नहीं हो कि 1/3 में से 1 घटाने से -2/3 आएगा, लेकिन हम नहीं घटाएंगे, क्योंकि इसी केस में क्या होगा कि जैसे ही कैलकुलेशन बढ़ेगा, अगर आपको आदत रहेगा डायरेक्ट घटाने का तो उसमें गलती होने का चांस बढ़ जाएगा। हम लोग लिख लेंगे, और हम हमेशा इस चीज़ को हम बार बार रिपीटेडली बोलते हैं कि मैथमेटिक्स में आप जितना पेन चलाइएगा उतना आपको फ़ायदा है। दिमाग चलाइए लेकिन पेन भी चलाइए, बिना पेन चलाए जो है आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, x और ये हो जाएगा -2/3, ये आंसर है, लेकिन ये दिखने में थोड़ा कम अच्छा लगता है तो हम इसी को लिख सकते हैं आंसर अभी लिखने से पहले, कि इसी को लिख देंगे 1/3 और इसको नीचे में ले आते हैं 1/3 और x का पावर 2/3, और ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, इसको ऐसे भी अगर छोड़ेंगे तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे और इसमें बस थोड़ा सा का अंतर है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस नहीं है, बट हम लिखेंगे यहाँ तक, इससे सिंप्लीफाई ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ और कर सकते हैं इसमें, इसको लोग लिखने के लिए ये भी लिख सकते हैं कि 1/3 और क्यूब रूट ऑफ x², ये हमारे बुक में हो सकता है, तो अगर ये दिया हुआ हो तो इससे घबराना नहीं है। ये हमारा बस क्या किया है, इसको लिख दिया है x का पावर 2/3 को 2 बार लिखा है, x का पावर 1/3 और इसका स्क्वायर, या इसको उल्टा समझ सकते हैं x² का पावर 1/3, तो इसको कर दिया है क्यूब रूट और अंदर में कर दिया है x²। ठीक है, तो यही चीज़ है और ये एकदम अंडरस्टूड है। एक्सपोनेंट एंड पावर वाला जो चैप्टर हम लोग के टाइम में क्लास 7 में हुआ करता था, अभी के समय में शायद 9th या 8th 9th में होता है, 7th में भी शुरू हो जाता है थोड़ा बहुत। हम लोग में पूरा, हम लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते थे, घातांक गणनी नाम से चैप्टर था, एक्सपोनेंट एंड पावर, तो पूरा सब कुछ 7वीं क्लास में बता दिया था। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। फेयर इनफ, चलिए इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं। अभी तक वेरिएबल यही है, तो dy dx क्या आ जाएगा, d2 √x dx। अगले वाले टर्म का क्या, अच्छा थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखने में कमी नहीं करना है, पेन आप जितना चलाइएगा उतना आपका काम अच्छा होगा, और सीखने वक्त जल्दीबाजी नहीं। d ऑफ dx ये हो जाएगा 2√x माइनस d ऑफ dx और ये हो जाएगा 1/x,
और ये कांस्टेंट टर्म है तो प्लस डी ऑफ डी एक्स और ये 4th रूट ऑफ 3। अगेन ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो हमको इसके लिए बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है, इसका डेरिवेटिव हमेशा 0 रहेगा। तो हम लोग इस पे भी ध्यान देते हैं। 2 बाहर निकालेंगे, डी रूट एक्स डी एक्स। अच्छा, रूट एक्स एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है डी एक्स डी रूट एक्स डी एक्स, इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स टू द पावर एन और डी एक्स, यस इसी के थ्रू चलेंगे और हमारा यहाँ पे काम है। इसको हम लिख सकते हैं डी और एक्स टू द पावर हाफ और डी एक्स। इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ और एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1, तो ये हो जाएगा हाफ और x का पावर माइनस हाफ। तो इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 और x का पावर 1/2 यानी कि 1/2 रूट एक्स। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं, और जब आपको दिमाग में सेट हो गया तो आप डायरेक्ट रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं। चूँकि हम वहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल भी दिए तो हमको लोग जो है इसको डायरेक्ट यहाँ यूज़ कर लेंगे। अच्छा, सिमिलरली 1/x का भी कर सकते हैं। तो 1/x का जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी ऑफ एक्स टू द पावर -1 डी एक्स, तो क्या हो जाएगा -1 और x का पावर -1 यानी कि -1/x का एक्स स्क्वायर, मतलब x का पावर -2 जो नीचे आएगा तो x स्क्वायर प्लस में बन जाएगा, यानी कि 1/x टू डी ऑफ 1/x जो होगा डी ऑफ डी एक्स वो -1/x स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट भी, वहाँ पे कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए, यहाँ लिखेंगे -1/x स्क्वायर। ये टर्म 0 हो गया तो उसको छोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 1/2 रूट एक्स और माइनस माइनस प्लस 1/x स्क्वायर। 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या आ गया, 1/√x प्लस 1/x स्क्वायर। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग चूंकि y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो हम लोग z को मान लिए डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम यहाँ पे लिखने वक्त ध्यान देंगे कि हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू y। इस बात को हम शुरुआती पहले प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करे थे कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो इस कारण से हम एक दूसरा फंक्शन यहाँ पे ले लिए, z ले लिए जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम क्या लिखेंगे, डी जेड डी वाई, और इधर भी हम वही काम कर देंगे डी ऑफ डी वाई, और इसमें हम लोग पूरा जो नंबर उसको लिख लेंगे 0.8 4th रूट ऑफ y माइनस वाई क्यूब, नीचे में 0.3 प्लस 1/5y स्क्वायर। अब इसको ओपन करते हैं, चूँकि लीनियर ऑपरेटर है और अभी स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है इसलिए हम इसको ऐसे लिख ले रहे हैं। हम चाहते तो पूरा सबको एक ही बार अलग कर देते, लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि अभी आप ऐसे ही लिखिए। ठीक है, इसको डी ऑफ डी वाई 0.8, और इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y का पावर 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस डी ऑफ डी वाई, और इसमें लिखेंगे y क्यूब और 0.3 प्लस डी ऑफ डी वाई और लिखेंगे 1/5y स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें से कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा 0.8, मतलब मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा सिंपली y का पावर 1/4 dy माइनस इसमें से ले लेंगे तो आ जाएगा 0.3, और ये हो जाएगा d
वाई, इधर क्या आ जाएगा, सॉरी वाई क्यूब, और इसमें से लेंगे तो आ जाएगा 1/5 डी ऑफ डी वाई, और यहाँ पे आ जाएगा y का पावर -2। ठीक है, इसको यहाँ पे हम आगे लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 0.8 और 0.8 और इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा 1/4। n के जगह पे यहाँ पे क्या है y टू दी पावर 1/4, तो हम 1/4 लिख दिए और y का पावर लिख दिए 1/4 -1 पहला टर्म। दूसरा टर्म हमारा क्या है -1/0.3, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा इंटू 3y का पावर 3 - 1 यानी कि y²। ये सब ऑलरेडी पता है कि एक ही बार में हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा सा जान के अच्छे से लिखना चाह रहे हैं। प्लस 1/5 और dy का इसमें क्या आ जाएगा -2 और y का पावर -2 -1। अब देखिए इसको इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2, इसको इससे कट करेंगे तो आ जाएगा 10, तो हम लिखेंगे 0.2 को लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/5, या अगर आपको डाउट है तो ऐसे 0.2 को लिखिए 2/10 जो कि आएगा 1/5। तो 1/5 और पहले टर्म में क्या आएगा 4 ऊपर चला गया तो -3/4 यानी y का पावर -3/4। दूसरा टर्म क्या आया -10y², और तीसरा टर्म क्या आया ये यहाँ पे पहले से है -2/5 और 1/y³। यहाँ पे y का पावर -3 आया, नीचे 1। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई और कर देंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई क्या करेंगे 1/5 और इस माइनस वाले टर्म को नीचे ले आएंगे, नीचे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 4th रूट ऑफ y³ हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले टर्म में आएगा -10y² और तीसरे वाले टर्म में आ जाएगा -2/5 और 1/y³। ये हमारा हो गया आंसर। तो इसको ऐसे आप लिखिएगा तो बहुत अच्छा, नहीं भी लिखिएगा ये भी अपने आप में काफ़ी है, या इसको नीचे लिख के बस 1/y का पावर 3/4 लिख दीजिएगा वो भी काफ़ी है। लेकिन जो हमारे जीएन वर्मन का जो टर्मिनोलॉजी है, जो वो जैसे वो लिखते हैं उसमें हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और एकदम बेसिक सा एक्सपोनेंट पावर का यूज़ किया गया है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। हाँ, बहुत सिंपल सा है। इस केस में हमारा x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम लिख देंगे। अब इसको हम पूरा नहीं लिखते, इससे मेरा टाइम खर्च होता है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy dx, ये हो जाएगा dy dx, ये है क्या x का पावर x/n प्लस n/x प्लस x² प्लस m²/x²। अब इसको जब हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा d ऑफ dx x/n प्लस d ऑफ dx n/x प्लस d ऑफ dx x²/m² प्लस d ऑफ dx m²/x²। तो हम क्या करें, बेसिकली लीनियर ऑपरेटर है, सबको अलग कर दिए। अब हम जो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो इस वाले में कांस्टेंट टर्म 1/n है, तो 1/n को बाहर निकाले dx और dx, प्लस इस वाले में कांस्टेंट n है तो n को बाहर निकाले d ऑफ dx और ऊपर में क्या 1/x, प्लस इसमें 1/m² कांस्टेंट टर्म है dx² dx, इसमें m² कांस्टेंट टर्म है। ठीक है,
हम लोग अगर स्टेप को फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम बहुत इजी रहेगा और उसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना स्टेप स्किप करेंगे उतना हम लोगों को दिक्कत होने लगेगा। तो 1/n, इसमें 1 आ गया, प्लस n, और 1/x का अभी तुरंत हम देखे हैं -1/x², या x का पावर -1 है और dx⁻n dx का हम लोग डिफ्रेंसिएशन देखे थे n इंटू x⁻n-1, n का वैल्यू यहाँ पे -1 होगा, तो माइनस और x का पावर -1, यानी कि -1/x²। उसी को हम ऐसे लिख दिए। या जिनको अगर समझ में नहीं आया हो, x का पावर -1 लिखेंगे और d ऑफ dx करेंगे तो ये हो जाएगा -1 इंटू x का पावर -1, यानी कि -1/x²। यही हम लोग इसको यहाँ लिख दिए, प्लस 1/m², और इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2 और 2 - 1 तो x, प्लस m²। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -2, x का एक्स 1/x² है तो x का पावर -2 dx, तो ये क्या हो जाएगा -2 और x का पावर -2 -1, यानी कि -2/x³। तो हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक स्टेप और लिख लेते हैं -3। ठीक है, अब इसको हम लोग हमारा चूंकि सारा चीज़ हो ही चुका है, तो हम इसको डायरेक्टली जो है इधर एक लाइन में हम फाइनल रिजल्ट लिख देते हैं। तो इसको लिखेंगे, क्या आ जाएगा, पहले टर्म से आएगा 1/n, दूसरे टर्म में क्या आ जाएगा -n/x², तीसरे टर्म में क्या आ रहा है प्लस 2x/m², और लास्ट बट नॉट द लिस्ट उसमें आएगा -2m²/x³। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये भी अच्छा है, सिंपल है, बस थोड़ा सा हमको मैथ के प्रॉब्लम से ज़्यादा इसमें एक्सपोनेंट एंड पावर का यूज़ किया गया है। तो देख लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो हो जाएगा dy dx, और इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy dx, और इधर हो जाएगा mx² √x प्लस एक सेकेंड प्लस nx √x, और नीचे में ³ √x माइनस p √x/x। इसको ओपन करेंगे तो पहला टर्म क्या आ जाएगा, d ऑफ dx mx²/x प्लस d ऑफ dx nx √x और ³ √x माइनस d ऑफ dx, माइनस को हम बाहर कर लिए हैं, और ये हो जाएगा p √x/x। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर था, हम उसको ओपन कर दिए। अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, और बिना ज़्यादा मेहनत की हम इसमें x² है, नीचे में √x है, तो नीचे में √x है तो x का पावर 2 और नीचे में x का पावर 1/2। इसको अगर लिखेंगे तो हो जाएगा x का पावर 2 माइनस हाफ, 4 में से 1 3, x का पावर 3/2। तो हम लोग इसको यहाँ बिना कुछ हाय तौबा मचाए
हम लिख सकते हैं x का पावर 3/2। यही काम हम आगे भी करेंगे। प्लस इसमें से कांस्टेंट निकालेंगे तो n निकलेगा और dx और x रूट x, तो x का पावर x रूट x जो होगा x रूट x, इसका मतलब x का पावर 1 और x का पावर हाफ, यानी x का पावर 3/2। तो ऊपर में x का पावर 3/2 है और नीचे में क्यूब रूट x है, यानी कि -1/3। ये तो था ही x रूट x और नीचे में क्या है क्यूब रूट x। तो इसको हम अगर लिखेंगे तो ये ऊपर में आ गया 3/2 और नीचे में क्या आ जाएगा x का पावर 1/3। जब दोनों को एक साथ करेंगे तो हो जाएगा 3/2 माइनस 1/3। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे में 6 आ जाएगा और 3 3 जा 9 और -2, तो हो जाएगा x का पावर 7/6। तो हम ये चीज़ एक बार में भी लिख सकते हैं कि ये इतना नहीं हो के x का पावर 7/6 और माइनस, इसको हम लोग साइड में कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा और इससे हमारा क्लैरिटी भी अच्छा रहेगा। और इधर क्या आ जाएगा d ऑफ dx और यहाँ क्या आ जाएगा p बाहर आ जाएगा, तो p को हम बाहर कर लिए। अंदर में रूट x है, नीचे में x है, तो ये बेसिकली x का पावर -1/2, क्योंकि ऊपर में क्या है x का पावर 1/2 और नीचे में x है तो x का पावर 1, तो x का पावर 1/2 -1। अच्छा, ये सब जो हम कर रहे हैं बेसिकली कौन सा फॉर्मूला से, x का पावर m इंटू एक्स का पावर n इज इक्वल टू एक्स का पावर m प्लस n, यानी मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है और डिवीजन में अगर बेस सेम हो तो पावर घट जाता है। इसी चीज़ को यूज़ करें तो एक्सपोनेंट एंड पावर को हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो बचपन में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इसको आगे ले चलते हैं। तो इसमें से क्या आ जाएगा m और पहले 3/2 को करेंगे तो n के जगह 3/2 और x का पावर 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2, फिर प्लस n, इसको करेंगे तो हो जाएगा 7/6 और x का पावर 7/6 माइनस 1 यानी 1/6 और तीसरा टर्म माइनस p और इसमें करेंगे तो -½ आ जाएगा, तो -½ और x का पावर -½ माइनस 1 यानी -3/2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे 3m/2 रूट x। अच्छा, इसको लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे 7n/6 और x का पावर 1/6, तो इसको लिख देंगे 6th रूट ऑफ x और ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो लिख देंगे p/2 और x का पावर -3/2 को हम लिख सकते हैं x का पावर 3/2। तो हम इतना पे काम खत्म कर सकते हैं, या इसी को हम लोग एक बार और लिख सकते हैं 3m/2 रूट x प्लस 7n/6 और 6th रूट ऑफ x प्लस p/2 और x रूट x, या तो x रूट x लिख दें या स्क्वायर रूट ऑफ x क्यूब लिख दें, दोनों ही चीज़ एक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं या इस चीज़ को हम √x³ लिख दें, दोनों ही ठीक है, दोनों ही सही है, तो हम लोग दोनों में से किसी को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें हमारा z जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग ठीक है, तो क्या हो जाएगा dy dz और इसमें क्या आ जाएगा mz² प्लस nz प्लस 4p डिवाइडेड बाय p प्लस क्यूब। तो इसमें क्या होगा, p प्लस क्यूब कॉन्स्टेंट है तो इसको हम लोग ऐसे भी बाहर निकाल सकते हैं,
p प्लस क्यूब, अब एक बड़ा सा ब्रैकेट ले लेते हैं, अब इसको अंदर में ओपन करते हैं, डी एम जेड स्क्वायर डी जेड प्लस डी एन जेड डी जेड प्लस डी 4p डी जेड। अच्छा देखिए एम एन पी जो है हमारा कांस्टेंट है, तो ये अगर पूरा टर्म कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो उसको हम उसके बारे में बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ब्रैकेट हमारा जो ऐसा लिए हैं वैसा ही ब्रैकेट बाहर भी लेंगे, ये कांस्टेंट है तो ये टर्म हो जाएगा 0, ठीक है। तो 1/p प्लस क्यूब, और इसके बाद इसमें से क्या m निकलेगा और फिर क्या बचेगा डी जेड स्क्वायर डी जेड, इसमें से क्या n निकलेगा डी जेड डी जेड। अब ये 0 है तो ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/p प्लस क्यूब, और इसमें से क्या आ जाएगा m, और जेड स्क्वायर से क्या आएगा 2, और जेड का पावर 2 - 1 हो जाएगा, और प्लस n निकल गया और डी जेड 1 हो जाएगा, तो ये आ गया। इससे क्या निकला 2mz प्लस n अपॉन p प्लस क्यू, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो हम लोग क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा dy dt इज इक्वल टू dy dt, अंदर में क्या है 0.1 और t का पावर -2/3 माइनस t, अच्छा एक सेकेंड 5.2 और t का पावर 1.4 प्लस 2.5 5th रूट ऑफ t dt। अगेन हमारा 3 ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और प्लस एक्सपोनेंट और पावर का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा d ऑफ dt, और पहले टर्म में क्या आ जाएगा 0.1 और t का पावर -2/3, माइनस रहने देते हैं d और 5.2 और नीचे में क्या है t का पावर 1.4, और ये हो जाएगा dt। इसमें क्या आ जाएगा d ऑफ dt, और ये है 2.5, नीचे में क्या है 5th रूट ऑफ t, ठीक है। इसमें से क्या आ जाएगा 0.1, और डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या हमारे पास आएगा t का पावर 2/3 dt माइनस इसमें आ जाएगा 5.2 और d t का पावर -1.4 और dt, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2.5 और d और t का पावर आ जाएगा -1/5। कैसे, तो नीचे में है 1/5th रूट का मतलब t का पावर 1/5, तो जब ऊपर आएगा तो -1/5 dt। अब हम इसको अगले पेज पे ले जाने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.1, और इसको करेंगे तो हो जाएगा -2/3 और t का पावर -2/3 और -1, ठीक है, और -5.2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1.4 और
t का पावर हो जाएगा -1.4 और -1, ठीक है, प्लस 2.5 t का पावर, अच्छा -1.5 का आ जाएगा -1.5 n के जगह पे, और x t का पावर आ जाएगा -1.1/5 -1, ठीक है। हम लोग कुछ नहीं करें, हम लोग एकदम जो चीज़ था एज इट इज करें हैं, x⁴n का फॉर्मूला लगा दिए हैं और कुछ नहीं किए हैं। इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, -0.2 और ये आ जाएगा 3, और t का पावर हो जाएगा t का पावर -5/3। इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, (7.28) और t का पावर हो जाएगा -2.4 और प्लस 2.5, और इसमें क्या आ जाएगा 1/5 से अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपली 0.5 और t का पावर -6/5। ये आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितना माइनस पावर है उसको नीचे ले जाते हैं। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0.2 है तो ये बेसिकली 0.2 का मतलब 1/5 होता है, तो ये हो जाएगा -1/15 -1/15, और इसको नीचे ले लेते हैं 1/t का पावर 5/3 प्लस 7.28 और नीचे में आ जाएगा t का पावर 2.4 प्लस 0.5 और नीचे में t का पावर 6/5, या इसको 1.2 ही लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। दोनों सेम ही है, बस हम लोग माइनस वाले पावर टर्म को हटा दिए हैं, ठीक है। ये बहुत इजी है, इसको करेंगे तो सिंपल क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा देखिए, इसका डिफरेंशिएट करने का दो तरीका हो सकता है। एक तो हम लोग इसमें चेन रूल लगा सकते हैं, तो चेन रूल लगाने का बड़ा सिंपल तरीका है, d ऑफ d, और जो हमारा टर्म दिखे, जैसे ये x - 0.5, अगर इस पूरे टर्म को हम एक वेरिएबल माने तो हमको नीचे में वो चीज़ चाहिए था, तो 0.5, और इसको मल्टीप्लाई फिर इसी से कर देंगे x - 0.5 और इसको करेंगे x से। इस टर्म में हम लोग सीधे फॉर्मूला लगा देंगे x⁴n का, तो 2 और x⁴n, यहाँ पे ये क्या है, जो टर्म है वो एज इट इज रहेगा, और इसी का पावर 2 - 1 हो जाएगा। और दूसरा जो मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म है, इसको जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा dx माइनस d 0.5 और dx ये आ जाएगा। इसको आगे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × x - 0.5, अंदर में क्या आएगा, इस dx से 1 आया और नीचे बाद में 0 आ जाएगा, ये टर्म 0, तो ये एज इट इज आ जाएगा 2x - 0.5 आंसर। लेकिन अगर मान लीजिए कि नहीं को अगर चेन रूल में समझने में दिक्कत हो, तो आप चेन रूल का टेंशन नहीं लेना है आपको। आप क्या कीजिए, सिंपली आप इसको स्क्वायर को ओपन कर दीजिए। तो इसको स्क्वायर को जब ओपन करिएगा तो उससे जो टर्म आपका आएगा वो आपको एज इट इज सेम आ जाएगा। यानी कि इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 2x - 1, तो 2x जब इसके स्क्वायर करके डिफरेंशिएट कीजिएगा यही रिजल्ट आएगा। लेकिन हम चूंकि चेन रूल बीच में लाना चाह रहे थे, चेन रूल बहुत फ़ायदेमंद है, और जो भी कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशिएशन आएगा 99% केस में आपको चेन रूल का ज़रूरत पड़ेगा। तो चेन रूल से भागना नहीं है, बहुत आसान है, एक बार आप उसको समझ लीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम आसान हो जाएगा।